चलो मैं लाइव हूँ। ओके, बच्चों को दिख पा रही हूँ ना, विजिबल हूँ ना। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत दिनों के बाद मैं सब बच्चों का नाम लेने वाली हूँ। उसका रीजन ये है कि आज मैं हमारे ऑफिस के स्टूडियो से क्लास ले रही हूँ, क्योंकि मेरा जो घर वाला स्टूडियो है ना, मैं अपना घर एक्चुअली शिफ्ट कर रही हूँ। अभी जहां पर मैं रह रही हूँ ना, जहां पर मतलब मैं रह रही हूँ, मतलब कल तक रह रही हूँ, वहां पर ना इतने मच्छर हैं यार, इतने मच्छर उन्होंने परेशान कर दिया। और मुझे इतना डर लगने लग गया पिछले 4-5 दिन से, बहुत ज्यादा। और दूसरा रीजन ये था कि थोड़ा सा वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम चली रही थी। और भी बहुत सारी चीजें थी। बहुत सारी चीजों में ये था कि कभी कभी लाइट 1-1 घंटे के लिए कट हो जाती थी, और पता नहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते नहीं था। इंटरनेट वाला भी इतना पागल है, वहां का इंटरनेट भी ढंग से नहीं लगाता है वो। इसलिए मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया है, और मेरा जो घर वाला स्टूडियो वो शिफ्ट हो रहा है। और मैं आज स्टूडियो से क्लास लेने आई हूँ, बोले तो हमारे ऑफिस से क्लास लेने आई हूँ, जहां पर सारे टीचर्स क्लास लेते हैं। बाकी मैं अपने घर से ही लेती हूँ। और इसलिए आज इतना बड़ा टीवी लगा हुआ है स्टूडियो में। ये टाइम्स का मैनेजमेंट, पता है मुझे, घर पे टीवी नहीं लगवा के दे रखा उन लोगों ने कमेंट्स देखने के लिए। मैं उसमें देखती रहती हूँ, वो तुम्हारा जिसमें क्लास चलती है उसी में देखती रहती हूँ। और आज मेरे सामने इतना बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, तो मैं सारा इस देख रही हूँ एकदम बिल्कुल बढ़िया से। पवन कुमार खुशबा, टिंकू यादव, संजीव, छाया और पंकज कुमार है, प्रियंका भारती है, प्रवीण कुमार है, मिस्टर दीपक, अमित शर्मा, सुजीत चौहान है, सचिन कुमार है, रोहित कुमार है, आदर्श कुमार है। आदर्श कुमार आप वही तो नहीं है जो बहुत बोलते हैं ना। सोमदेव लोधी है, कपिल यादव है। चलो बहुत सारे बच्चे। पिंकी पांडे हैं, इधर है हिमांकी शुक्ला, बड़ी हिमांकी कैसा नाम है। प्रियंका सिंह और अमरीश यादव, इधर है संजीव कुमार, वाल्मीकि कुमार। चलो बहुत सारे बच्चे हैं भैया, सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम टीकमगढ़ से हैं। अच्छा, मैंने तो पूछा ही नहीं आप कहाँ से हैं, क्यों बता रहे हैं। देखो बच्चा सुनो, मे भी हो सकता है कि आज अभी जरा मेरा स्टूडियो शिफ्ट हो रहा है ना, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा मेरे को बड़ा परेशान पड़ना पड़ता है। तो हो सकता है कि मैं आज 8 बजे जिस बैच में बायोलॉजी की क्लास है वो मैं ना ले पाऊँ, है ना। मे बी मैं कोशिश करूंगी कि मेरी क्लास हो जाए, लेकिन मे बी पॉसिबल वो क्लास ना हो पाए, तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा मांगूंगी। और उसको मैं वीकेंड पे कंप्लीट करवा दूंगी, बिकॉज थोड़ा सा शिफ्टिंग में लगा पड़ी ना, और वो अच्छा भी होगा। वहां पर बड़ा इंटरनेट का इशू होता था। चलो फिर अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम क्या पढ़ रहे थे, तो हमारा चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक टेबल। बड़ा बड़ा सा बोर्ड है, मतलब यार यहाँ से क्लास लेने का तो बड़ा अलग ही आनंद है। पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, है ना। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी पढ़ रहे थे। अब पीरियोडिक टेबल में हमने कल की क्लास तक क्या क्या पढ़ लिया था, आवर्त सारणी में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, और अब क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, शिबू कुमार दास, आपका रोज नाम लूं तो आपको बड़ा मजा आता है। ऋषि दीवान कौन पूछ रहे हैं, प्रियंका बोलिए आप कहाँ से हो। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। ठीक है, चलो मैम। हाँ अरे सुनो, केमिस्ट्री का पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, प्लीज तुषार नीचे विप्लव सर को बोलिएगा कि केमिस्ट्री का पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है किसी बैच में, तो एक बार चेक करें ना। चलो, तो हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल की जब बात करते हैं, तो हमने कल की क्लास तक क्या क्या पढ़ा था। हमने सिर्फ एक क्लास पढ़ी अभी तक पीरियोडिक टेबल की, और मैंने कहा था कि पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके की टेबल होती है, आप जानते हैं। इस टेबल को ही पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। लेकिन ये टेबल जो आपके सामने बन के आई है, ये इतना आसान नहीं था बनना। ये इतना आसान नहीं था बनना। इसको बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने एफर्ट लगाए। अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कल वाली क्लास का। सुनो, हमने कल पढ़ा था कि सबसे पहला एफर्ट किसने लगाया था, सबसे पहली बार किसने ट्राई किया था, डोबेराइनर जी ने ट्राई किया था। और इन्होंने किस तरीके से ट्राई किया था, जल्दी बताओ, कमेंट करो। इन्होंने किस तरीके से पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की, तो इन्होंने कहा कि मैं दूंगा आपको ट्रिपलेट बना के। और उस ट्रिपलेट में क्या होगा, जब कभी भी आप 3 एलिमेंट का ट्रिपलेट दूंगा, 3 तत्वों का जोड़ा दूंगा, जिसे हमने लॉ ऑफ ट्राइड्स या लॉ ऑफ ट्रिपलेट कहा था। और क्या कहा था कि जब दूसरे वाले का एटॉमिक मास निकालोगे तो बाकी 2 का एवरेज हो जाएगा। लेकिन ये फेल हो गए, है ना। खुद के बनाए हुए ट्राइड में खुद ही फेल हो गए, तो भाई साहब ये फेल हो गए। उसके बाद सेकंड एफर्ट किसने लगाया था बताओ, 2 नंबर पे आए थे न्यूलैंड जी। और न्यूलैंड जी ने कहा था जैसे ध्वनि के सुर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा,
पहला सा है वो वापस आके रिपीट होता है 8वें नंबर पे। तो इस तरीके से क्यों ना मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूं कि जो पहले एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वही वापस आकर रिपीट होए 8वें नंबर पर। तो पहले और 8वें की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। तो क्यों ना इस तरीके से मैं पीरियोडिक टेबल बना लूं, लेकिन ये भी फेल हो गए थे। और ये कहां तक काम कर पाए थे? सिर्फ कैल्शियम तक रख पाए थे। किस तक? कैल्शियम तक रख पाए थे, बाकी उसके आगे खुद ही फेल हो गए। अब इनके बाद, और इनके लोगों को क्या बोला था? लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक सिद्धांत, ऑक्टेव। इनके बाद कौन आए थे? तो इनके बाद मैंने कल बताया था बड़े महान साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था? मेंडलीवजी। तीसरा एफर्ट ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद कौन आए थे? तो मेंडलीवजी आए थे। हिंदी में सेम नाम है मेंडलीवजी। और मेंडलीवजी को हम क्या बोलते हैं? तो मेंडलीवजी पहली बात तो कब आए थे? 1869 में इन्होंने पीरियोडिक टेबल बना दी थी। 1869 में इन्होंने पीरियोडिक टेबल बना दी थी। लेकिन वो बात अलग है कि इनका जो पीरियोडिक टेबल है वो पब्लिश कब हुआ था? तो एक अखबार आता है जर्मनी में, जर्मन पेपर करके, ऐसा ही कुछ जैसे अपने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और बहुत सारे ऐसे चलते हैं ना, अखबार चलते हैं, वैसे जर्मनी में आता होगा जर्मन जनरल करके। जर्मन जनरल करके इनका एक अखबार आता है, न्यूज़पेपर। और इस न्यूज़पेपर में सबसे पहले पब्लिश की गई थी कब? 1872 में। किसकी पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बना तो बेचारे ने कब दिया था? अब जितना, ऐसा थोड़ी ना कि आज बनाया तो आज ही सब लोग, बाकी के साइंटिस्ट या जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इसको आज ही परमिशन दे देंगे। सब साइंटिस्ट लोगों ने इनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे, इनके पीरियोडिक टेबल की कमियां देखी और इसके मेरिट देखे, डीमेरिट देखे, उसके बाद इनको पब्लिश करने का मौका मिला। कब? 1872 में। मेंडलीवजी, कल की क्लास में मैंने बता दिया था कि मेंडलीवजी पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ऐसे कुछ ग्रुप और कुछ पीरियड बनाए थे पीरियोडिक टेबल में। मतलब ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रुप भी बनाए पीरियोडिक टेबल में। पहले का मतलब अभी तक पढ़ा है उनमें पहला। ग्रुप में भी बनाए गए, एलिमेंट्स रखे गए, और पीरियड, पीरियड का मतलब होता है आवर्त। ग्रुप और मतलब आपके जो समूह और आवर्त है वो पहली बार किसने बनाया? मेंडलीवजी ने। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं फादर ऑफ पीटी, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के पिता, आवर्त सारणी के जनक पूछा जाएगा तो वो मेंडलीवजी करिएगा, वो मेंडलीवजी हैं। अब हम इन ग्रुप और पीरियड इन सब पे बातें करेंगे, वो जरा ध्यान से सुनिएगा कैसे क्या बात करेंगे सारी। देखो, इतनी बात तो मैंने कल की क्लास तक पढ़ाई दी थी, बस मैंने रिवाइज इसलिए करवाई कि भाई साहब कुछ बच्चों को केमिस्ट्री बड़ी हार्ड लगती है। स्पेशली मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि मैम थोड़ा सा ना स्लोली पढ़ाना, हमने कभी केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, प्लीज मैम, प्लीज मैम। तो मैंने कहा ठीक है, सुनो। अब जब मेंडलीवजी अपनी पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, बोले तो 1869 में टोटल नॉन एलिमेंट्स कितने थे? कितने एलिमेंट्स को इन्हें पीरियोडिक टेबल में रखना था? तो लिखिएगा कुल ज्ञात तत्व, टोटल नॉन एलिमेंट्स, नॉन एलिमेंट्स एट द टाइम ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कुल ज्ञात तत्व कितने थे? जब तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? तो कुल ज्ञात तत्व थे प्यारे बच्चों 63। मतलब जो मेंडलीवजी हैं उनको 63 एलिमेंट्स को टेबल बनानी थी। 56 नहीं थे बेटा, 56 कल पढ़ाया था मोहम्मद मुस्तकिम खान। प्लीज थोड़ा सा है ना ढंग से पढ़ो। जब कौन आए आपके? मेंडलीवजी आए, उस समय टोटल कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी? 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, खोज हो चुकी थी। इसका मतलब मैम इन्हें क्या करना था? इन्हें करना था 63 एलिमेंट्स को अरेंज, किसमें? एक पीटी में, जैसे हम बोलेंगे पीरियोडिक टेबल। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैं अपनी पीरियोडिक टेबल में एक तो ऐसी खड़ी लाइन बना रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन आता है। ऐसे खड़ी लाइन बना रहा हूं खंबे के जैसी, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन, जो खड़ी लाइन है। और हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं? हिंदी में इन्हें बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन या रेखा। और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ये जो खड़ी लाइन थी, इन्हें क्या नाम दिया गया? इन वर्टिकल लाइंस को नाम दिया गया ग्रुप।
तो ये क्या है, ये ग्रुप है, ये समूह है। क्या है बच्चों, ये ग्रुप है। जैसे मैं आपको दिखाती हूं, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है बेटा, ये वाली देखो। आप जो पढ़ रहे हैं ना वो तो क्या होती है, वो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो दिखा रही हूं ना, ये तो एमपीटी है, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये तो हेनरी मोज़ले ने बनाई थी। हेनरी मोज़ले जी ने कुछ नहीं किया था, जरा ध्यान से सुनो। इसमें जो कमियां थी उसको थोड़ा सा दूर कर दिया और पका पकाया माल मिल गया हेनरी मोज़ले को। वो थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, अभी चुपचाप सुनते जाइए कि ये है आपका पीरियोडिक टेबल। देखो साफ साफ लिखा हुआ है ना, किसका, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अभी इसकी बात करेंगे, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की बात करेंगे क्या होता है। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से दिखने वाली थी। ये जहां जहां पिंक कलर लिखा हुआ है, ये खाली जगह छोड़ी थी उन्होंने। जैसे मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, ये रही खाली जगह। कुछ इस तरीके से ये भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है और ये भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। और मैंने कहा है कि उस समय टोटल कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब मेंडलीव जी ने कहा कि मेरी पीरियोडिक टेबल में ये जो लाइन है, ये वाली लाइन ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे वर्टिकल लाइंस है, इन्हें मैं नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा, ग्रुप। तो अब काउंट करो कितने ग्रुप है। पिंक वाला छोड़ देना है क्योंकि पिंक वाला तो खाली जगह है, इसे छोड़ देना है। अब काउंट करो कितने ग्रुप है। लाइन को, ऐसी वाली लाइन काउंट करो, काउंट करनी आती होगी आपको, आती है कि नहीं आती है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया तो उसमें ग्रुप कितने हो गए, 8। और यही तो एग्जाम का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो बताओ, काउंट कर लिया। तो यहां लिख दूं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइंस थी उन्हें ग्रुप बोला और ग्रुप की संख्या कितनी थी, ग्रुप की संख्या 8 थी। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होगी शायद यहां तक। अब दूसरा, इन्होंने कहा कि मेरी पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसी लाइन, पड़ी हुई लाइन, ये खड़ी है ऊपर वाली, ये पड़ी हुई लाइन है, इसे बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन, हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज रेखा। इन्हें क्या बोलेंगे हम, हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन है ये, और हिंदी में कहा जाता है क्षैतिज रेखा। और ना अपने स्कूल में क्या करते हैं टीचर्स ना, बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए बोल देते हैं कि ये खड़ी लाइन है, ये पड़ी हुई लाइन है। तो खड़ी लाइन ग्रुप कहलाती है, पड़ी लाइन क्या कहलाती है, तो ये हॉरिजेंटल लाइंस को कहा जाता है पीरियड। क्या कहा जाता है, पीरियड। और हिंदी में क्या कहेंगे हम, आवर्त कहेंगे। जो पड़ी लाइन है उसे पीरियड बोल दिया और जो खड़ी लाइन है उसको हमने ग्रुप बोल दिया। इसका मतलब, अब देखो, ये नहीं काउंट करना है आपको, ये हमेशा भूल जाना है। इसका मतलब मैम ये देखो पहला, भले ही एक एलिमेंट है लेकिन एक पड़ी हुई लाइन तो बन रही है ना ये, और ये दूसरा रहा, दिख रहा है ना, ऐसे ये तीसरा रहा, ये चौथा रहा, ये पांचवा रहा, ये छठा रहा, ये सातवां रहा। भले ही ये नहीं हो लेकिन सातवां में ये तो है ना, ये रहा, दिख रहे हैं आपको, हाँ जी। तो ये बताओ कि इस तरीके से अगर आपसे पूछ ले कि जो पड़ी हुई लाइन है इन्हें क्या बोलेंगे, तो इन्हें हम पीरियड बोलेंगे। और काउंट खुद कर लो, पिंक कलर को नहीं काउंट करना है, खैर पिंक कलर वाले में ये थोरियम है तो ये जाएगा, यूरेनियम है ये भी जाएगा। तब काउंट करो, क्या हो गया, पहला पड़ी हुई लाइन मतलब पहला पीरियड, ये दूसरा तो दूसरी पड़ी हुई लाइन दूसरा, ये कौन सा हो गया, तीसरा, ये कौन सा हो गया, चौथा, ये कौन सा हो गया, पांचवा, ये कौन सा हो गया, छठा। अब आप ये पिंक वाले तो आपको रखने ही नहीं है, ये देखो सातवां। इसका मतलब कितने पीरियड थे, 7। लिख दूं, इस पे लिख दूं यहां पर कि पीरियड की संख्या कितनी थी, 7। तो इस तरीके से इन्होंने 63 एलिमेंट्स को ग्रुप एंड पीरियड में डिवाइड किया और एक टेबल बनाया, जो टेबल दिखने में कुछ ऐसी थी। और इसी टेबल को हमने बोला मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या बोला, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी, कमियों पे आएंगे हम, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी थी, ऐसा नहीं सारी कमियां हैं, कुछ अच्छी बातें भी थी। अब बात क्या आती है, हाँ आप जरा सुनिएगा, बात क्या आती है, मैम इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है, लेकिन किस हिसाब से अरेंज कर रखा है, मतलब कोई तो नियम होगा, कोई तो नियम होगा कि यहाँ पर सोडियम को रखा, यहाँ पे मैग्नीशियम को रखा, यहाँ पर एल्यूमिनियम को, यहाँ पे सिलिकॉन को, यहाँ फास्फोरस को, यहाँ सल्फर को, यहाँ क्लोरीन को। क्लोरीन यही क्यों रखा, यहाँ क्यों नहीं रखा,
मतलब कुछ तो क्राइटेरिया होगा एलिमेंट को रखने का, वरना तो क्या होगा, एक को हमने यहां रख दिया, एक को यहां रख दिया, ऐसा थोड़ी होता है। अब वो क्या क्राइटेरिया था, उसके लिए मेंडलीव्स ने दिया अपना एक सिद्धांत, जैसे ऑक्टेव ने दिया, जैसे डोबेराइनर ने दिया, तो इन्होंने भी दिया, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेंडलीव्स लॉ। मेंडलीव्स लॉ, और हिंदी में बोलेंगे मेंडलीव का सिद्धांत, लिख लीजिए, मेंडलीव का सिद्धांत, का सिद्धांत। अब या तो ये मेंडलीव्स लॉ के नाम से आएगा, या क्या आता है, इसको कहा जाता है पीरियोडिक लॉ। क्या कहा जाता है, पीरियोडिक लॉ, और हिंदी में बोलते हैं आवर्त सिद्धांत, या आवर्त सारणी का सिद्धांत, आवर्त सारणी सिद्धांत, जिस भी नाम से आपको मिल जाए। अब भैया ये पीरियोडिक लॉ क्या है, ये सुन लीजिए आप। पहले मैं लिखूंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, उसके बाद समझाऊंगी कि इसका मीनिंग क्या है। आप लोग लिखते जाइए मेरे साथ, है ना, आप लोग मेरे साथ लिखते जाइए। क्या इस पीरियोडिक लॉ या मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पीरियोडिक फंक्शन, according to this law, the physical and chemical properties of an element, ध्यान से सुनना, इस लाइन का बहुत गहरा मीनिंग है। of any elements are periodic function to their atomic mass, जल्दी से कमेंट करके ये बताओ एटॉमिक मास का सिंबल क्या होता है और व्हाट इज एटॉमिक मास। कल की क्लास में पढ़ाया था, फटाक से कमेंट करके बताओ कि एटॉमिक मास का सिंबल क्या होता है और एटॉमिक मास होता क्या है, जल्दी बताइए। हाँ जी, कमेंट में बताइएगा, मैं आपका कमेंट देख पा रही हूँ और आज तो बहुत बड़ी स्क्रीन पे देख पा रही हूँ, इतने मैं हिंदी में लिखती हूँ। इस नियम के अनुसार किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण के ये थ्योरी आती है एग्जाम में और इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, मेन ये है। और रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, अब ये लाइन समझ में आ गई तो बहुत अच्छे से ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है, सुनो, कल की क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज एटॉमिक मास, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक मास का मतलब होता है सम ऑफ पी प्लस एन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है, उसको जोड़ दो तो एटॉमिक मास निकल जाता है। मेंडलीव्स ने कहा कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, कोई एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, मान लो क्लोरीन है, इस क्लोरीन की फिजिकल भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं वो किसके आवर्ती फलन होते हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं टू देयर एटॉमिक मास। कहने का मतलब है कि इस क्लोरीन के जो भी पीरियोडिक फंक्शन होंगे, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है इसकी वैलेंसी, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये कुछ टर्म आगे आपको पढ़ाऊंगी, इन्हें बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन चेंज होते हैं या ये पीरियोडिक फंक्शन जो है वो किसके आधार पर बदलते रहते हैं, उसके एटॉमिक मास के आधार पर। एक बार फिर से सुनो, इन्होंने कहा कि किसी भी तत्व की जितने भी भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं ना, वो उसके परमाणु भार, इसी टर्म को ध्यान से सुनना, उसके परमाणु भार बोले तो एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब है ये क्लोरीन है, मैंने एक लिख दिया यहाँ पे मैग्नीशियम, एक लिख दिया पोटेशियम, एक लिख दिया मैंने कैल्शियम, और इनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है ना। तो इनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं
वो इनके एटॉमिक मास के आधार पर डिसाइड करेंगे हम। मतलब इसका एटॉमिक मास अलग है तो इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ अलग हो सकते हैं, या इसके पीरियोडिक फंक्शन अलग हो सकते हैं। इसका अलग है तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे? एटॉमिक मास से। अब कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार सब कुछ आंख बंद करके मैं जो लाइन बोल रही हूं वो सुन लेना। इन्होंने कहा कि मैं अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करूंगा कि आप चाहे तो लेफ्ट से राइट जाओ, ये लेफ्ट है ये राइट है, चाहे आप टॉप टू बॉटम, एटॉमिक मास विल बी इंक्रीज्ड ऑलवेज। एटॉमिक मास जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब एक एलिमेंट यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, इसका सबसे कम, इसका इससे थोड़ा ज्यादा, इसका इससे ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इनकी पीरियोडिक टेबल में, तो इन्होंने कहा कि मैं एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करूंगा कि इन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास हमेशा इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। मतलब मैं जो पीरियोडिक टेबल बना रहा हूं उसमें मैं एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज कर रहा हूं कि जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो या ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एटॉमिक मास का मतलब क्या है? परमाणु भार। और परमाणु भार का मतलब क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ हमेशा बढ़ेगा। इसका मतलब इनकी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उनका एटॉमिक मास क्या होगा? कम, और राइट हैंड साइड में होंगे उनका एटॉमिक मास क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा उस लाइन में। मतलब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई, वो उसका बेस क्या बनाया? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास। इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। एटॉमिक मास बोले तो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। जब एटम्स को अरेंज किया तो इन्होंने किस बात पर ध्यान दिया? एटॉमिक मास। और इन्होंने कहा इसी के आधार पर किसी भी एलिमेंट के पीरियोडिक फंक्शन आप डिसाइड कर सकते हो। इसी लॉ को पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आप बताओगे। इसी को हम मेंडलीव का आवर्ती फलन नियम कहते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि मैं एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करूंगा कि हमेशा लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक मास बढ़ेगा। इसका मतलब इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, उसमें एलिमेंट्स को किसके आधार पे अरेंज किया? उनके एटॉमिक मास के आधार पर, उनके परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार के आधार पे रखा। और यही आगे चलकर इनकी सबसे बड़ी गलती हो गई और ये फेल हो गए। वो आगे बताया जाएगा आपको। समझ में आ गई बात? आप देख लो, मैं आपको दिखा भी देती हूं। इन्होंने कहा ये मेरी पीरियोडिक टेबल है भाई साहब, आप देख लो कि इधर से इधर जाओगे, यहां से यहां, तो एटॉमिक मास बढ़ेगा। देखो इसका 6 दे रखा है और इसका 19 है, इसका 16 है, इसका 14 है, इसका 12 है। तो देखो ना, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। ऐसे ही देखो ऊपर से नीचे आ रहे हो, इसका कितना है? 1, इसका अप्रोक्स 7 मान लो, इसका 23 है, इसका 39 है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो बढ़ रहा है या घट रहा है? तो बढ़ रहा है। तो इन्होंने कहा, मैंने एलिमेंट्स को, इनसे लोगों ने पूछा भाई तुमने पीरियोडिक टेबल बना दिया, ये बताओ कैसे बनाया, कैसे रखा एलिमेंट्स को? तो इन्होंने कहा कि मैं एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के आधार पर, एटॉमिक मास कैसा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा हूं। मतलब लेफ्ट से राइट जाओ, ऊपर से नीचे आओ तो एटॉमिक मास विल बी इंक्रीज्ड। और इनसे फिर लोगों ने पूछा कि भाई तुमने एटॉमिक मास को ही क्यों बेस बनाया? तो इन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं या उनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा उनके एटॉमिक मास के आधार पे ही चेंज होती हैं। मतलब जिसका एटॉमिक मास जैसा होगा उसकी वैसी ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बन जाएंगी इनका। और इसी नियम को बोलते हैं पीरियोडिक लॉ या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स लॉ। ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो हार्डली 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन कि मेंडलीव जी ने अपने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को रखा था वो किसके आधार पे रखा? आप बताओगे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक मत कर देना, परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है। शुभम, खुशवा, श्वेता, अच्छा ठीक है। हाँ सुनो,
तो एग्जाम में क्वेश्चन या तो ये आएगा कि भाई किसी भी जो अपना मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक लॉ दिया तो वो किसके आधार पे दिया, एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग में, तो क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और दूसरा इनके पीरियोडिक लॉ को क्या बोला, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ बोला, और बस यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ज्यादा, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा रही हूं। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो देखकर ही याद हो जाएंगे आपको। अगर आपसे पूछ लिया कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, एक नंबर पे कौन बैठा है, हाइड्रोजन। हालांकि आज भी एक नंबर पे हाइड्रोजन ही बैठा है, लेकिन आज वाली पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन वाले की। यस नीतू ढाका, समझ में आ गया? हाँ जी, तो लिखो मेंडलीव्स, ये एग्जाम के क्वेश्चन हैं, तुम लोग हल्के में मत लेना, ये एग्जाम में ऐसे ही आते हैं कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, पहला तत्व कौन सा था। तो वो जो आज भी वही है, पहला तत्व कौन सा, H बोले तो हाइड्रोजन, लिख दो। ये हाइड्रोजन पीछा नहीं छोड़ेगा, कम से कम हाइड्रोजन के बारे में 30-40 बातें याद करनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखोगे, आपसे पूछे कि लास्ट एलिमेंट वाज, कौन सा लास्ट एलिमेंट है, आप खुद देख के बताओ। अगर लास्ट पूछ लिया तो लास्ट कहाँ है, ये रहा, कौन सा है, यूरेनियम 238। 238 इसका एटॉमिक मास है। यहाँ किसी का भी आपको एटॉमिक नंबर लिखा हुआ नहीं मिल रहेगा, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक नंबर को कंसिडर ही नहीं किया। एटॉमिक नंबर किसी का दिखा, ये लिखा हो ना 74, ये इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, ये 14 लिखा हुआ एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कहीं नहीं दिखेगा। एटॉमिक नंबर दिखेगा भाई साहब इसमें जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना 1 2 3 4, ये एटॉमिक नंबर है, क्योंकि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, ये एटॉमिक नंबर के आधार पे बनाई गई, इसीलिए ये आज तक सक्सेसफुल है। समझ गए? ठीक है, तो जरा सुनिएगा, पहला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, और लास्ट कौन सा है, अंतिम तत्व कौन सा है, लास्ट एलिमेंट या आखिरी तत्व कौन सा है। तो आप क्या बताओगे बेटा, आखिरी है यूरेनियम। यूरेनियम 238, ये इसका एटॉमिक मास है। आगे बता दूंगी आपको यूरेनियम के बारे में सारी बातें करेंगे। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसलिए उसके एटॉमिक मास 2-3 अलग अलग हैं, वो आगे बढ़ाए जाएंगे आपको। अब अगला क्वेश्चन का जवाब दो। एक क्वेश्चन और आता है कि सेकंड लास्ट कौन सा है, आप बताओ सेकंड लास्ट कौन सा है। कभी ये मत लिख देना ये पैलेडियम Pa, ये नहीं होगा, क्योंकि जो पिंक कलर है ये तो खाली जगह छोड़ी थी, आज भरे गए हैं, पहले खाली थे। चलो ये दिखा देते हो ना, ये लो छोड़ो, ये लो, ये खाली जगह छोड़ी थी पीरियोडिक टेबल में, ये बताएंगे किसके लिए छोड़ी थी खाली जगह। ठीक है, ये सेकंड लास्ट है, और TH बोले तो थोरियम। ठीक है, थोरियम, तो लिख दो ये है सेकंड लास्ट। तो 3 क्वेश्चन तो ये आते हैं। दूसरा आखिरी तत्व है थोरियम। थोरियम यू सिंबल होता है यूरेनियम का, यूरेनियम दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, बात की बात है। तीनों क्वेश्चन आगे एग्जाम में बता दोगे। चलो अब अगला सुनो, ये जो खाली जगह छोड़ी है ये इनके पीरियोडिक टेबल का सबसे अच्छा मेरिट माना गया था। मेरिट का मतलब है अच्छा गुण। ये इनके पीरियोडिक टेबल का सबसे अच्छा गुण माना गया था कि इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स को रखने के लिए खाली जगह छोड़ी थी। आज भरी गई है, हालांकि उनके जमाने में खाली जगह छोड़ी थी, और यही इनकी पीरियोडिक टेबल का मेरिट था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले पीरियोडिक टेबल किसकी पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव जी की। मेंडलीव जी ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसकी सबसे अच्छी बात क्या थी, तो आप बताओगे उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ एम्प्टी स्पेस रखे थे। एम्प्टी स्पेस का मतलब है खाली जगह। अब ये खाली जगह क्यों रखी, इन्होंने इसलिए रखी कि इन फ्यूचर भविष्य में किसी नए एलिमेंट की खोज होती है तो उन नए एलिमेंट को यहां पर अरेंज कर सकते हो। तो फ्यूचर में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के लिए भविष्य का सोचकर आज ही खाली जगह छोड़ दी, इसलिए इनकी पीरियोडिक टेबल का सबसे अच्छी बात थी ये। तो जरा लिख दीजिए कि इनकी एम्प्टी स्पेस थी, और वो किसके लिए, फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए, मतलब भविष्य में किसी एलिमेंट की खोज होगी। आप सोचिए ना, इनके जमाने में तो कितने थे 63, आज कितने 118 है ना। ठीक है, इसलिए इन्होंने खाली जगह छोड़ी थी। समझ में आ गया। अब खाली जगह छोड़ी तो थी, लेकिन इन खाली जगहों के कुछ नाम दे दिए थे।
उन खाली जगह के कुछ नाम दे दिए थे, ऐसे ब्लॉक तो बनाए थे, ऐसे खाली ब्लॉक तो बना दिया था, लेकिन अब इसका नाम रख दिया और बाद में इन नाम को प्रॉपर नाम दे दिया गया जब कोई नया एलिमेंट की डिस्कवरी होगी तब। तो यहां से इसको स्टार कीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जो खाली बॉक्स रखे थे उसमें से एक बॉक्स का नाम रखा था ईका बोरोन। क्या नाम रखा था? ईका बोरोन। हिंदी में एका बोरोन या ईका बोरोन, भाई जैसे भी लिखा हुआ है, इसका कोई मार्क्स नहीं होते हैं। एक रखा एका बोरोन और बाद में इसी एका बोरोन को किस एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया गया? स्कैंडियम। यही एग्जाम का क्वेश्चन है, एनटीपीसी के एग्जाम का क्वेश्चन है। एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ था ना, कब हुआ था? जून जुलाई से स्टार्ट हो गए थे ना। स्कैंडियम जिसका सिंबल था SC। अब एग्जाम में कैसे आएगी मैम क्वेश्चन की लैंग्वेज? तो सुनिएगा, स्लाइड पर सही से नहीं दिख रहा, सबको तो सही दिख रहा है, आपको गलत कैसे दिख सकता है शुभम सिंह? सुनो, क्या कि जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी किसने? मेंडलीव ने। उन्होंने कुछ खाली जगह रखी थी, और क्यों रखी थी? ताकि कभी अगर कोई फ्यूचर में एलिमेंट की डिस्कवरी होगी तो उसको वहां पर रख दिया जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला ये आएगा कि जो ईका बोरोन एक खाली जगह रखी थी, आगे चलकर वो किस एलिमेंट से रिप्लेस कर दी गई? तो कौन सा एलिमेंट है? स्कैंडियम। ऐसे ही बच्चा नेक्स्ट एक बना था ईका सिलिकॉन, एक जगह और खाली छोड़ी थी, ईका सिलिकॉन, हिंदी में सेम नाम है। फिर इस ईका सिलिकॉन को आगे जाकर रिप्लेस कर दिया गया था जर्मेनियम से। किससे? जर्मेनियम, जिसका सिंबल क्या होता है? GE। GA मत कर देना, GA सिंबल होता है गैलियम का, जो अगला आएगा। ठीक है, अगला था ईका एल्यूमिनियम। ईका या ए का जैसे भी आप बोलो, एल्यूमिनियम। और इसे किससे रिप्लेस किया गया था? गैलियम से। गैलियम का सिंबल होता है GA। अरे यार तो बहुत गर्मी है। GA। और अगला था ईका, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। अगला था ईका मैंगनीज, टेक्नीशियम से, TC से। ईका मैंगनीज और इसे किससे रिप्लेस किया गया था? टेक्नीशियम से। टेक्नेटियम या टेक्नेशियम, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो। TC इसका सिंबल था, TC इसका सिंबल था। नहीं, स्पेलिंग गलत हो गया, टेक्टेनियम, T पहले आएगा, टेक्टेनियम ऐसे होगा, टेक्टेनियम ऐसे लिखा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा मैम? एग्जाम में सीधा एनटीपीसी के एग्जाम में CBT 1 में एक क्वेश्चन आया था, ये वाला CBT 1 में आया था, ये वाला स्कैंडियम। देखो, या तो पूछेगा ईका बोरोन को किससे रिप्लेस किया गया? स्कैंडियम से। ईका सिलिकॉन को जर्मेनियम से। ईका एल्यूमिनियम को गैलियम से। ईका मैंगनीज को टेक्नीशियम से। या पूछेगा स्कैंडियम को पहले खाली जगह रखा था तो उसका नाम क्या था? तब आपको बताना ईका बोरोन। जर्मेनियम की खाली जगह क्या थी? सिलिकॉन। गैलियम की खाली जगह क्या थी? एल्यूमिनियम। टेक्नीशियम की खाली जगह क्या थी? मैंगनीज। और आगे ईका लगा देना है। ईका एक लैटिन लैंग्वेज है जिसका मीनिंग होता है फ्यूचर, भविष्य। ठीक है, जैसे आप यहां देख सकते हो, ये रही खाली जगह, ये रही खाली जगह, बाद में इनको भर दिया गया। ये देखो, ये स्कैंडियम। अब ये स्कैंडियम वाली जगह को क्या नाम दिया गया था? ईका बोरोन। ये गैलियम, तो गैलियम वाली जगह को क्या नाम दिया गया था? आप बताओगे, ईका एल्यूमिनियम नाम रखा दिया गया था। ठीक है, ऐसे ही, क्योंकि एल्यूमिनियम के नीचे की तरफ है इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ गया। तो ये हो गया इनका मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का अगला पॉइंट। अब बच्चा, आप सोच रहे होंगे भाई मेंडलीव जी ने तो ये ग्रुप बना दिए इस तरीके से और ये पीरियड बना दिए और 63 एलिमेंट्स थे जिसमें फर्स्ट हाइड्रोजन था, लास्ट कौन सा था? थोरियम था ना? हाँ, थोरियम होना चाहिए लास्ट, सॉरी यूरेनियम। थोरियम तो सेकंड लास्ट था ना, लास्ट हो गया यूरेनियम। ठीक है, और कुछ फ्यूचर में जगह छोड़ दी। जो सबसे अच्छा मेरिट था, मेरिट का मतलब है अच्छा गुण इसका। लेकिन बेटा, जितनी परफेक्ट ये दिख रही है उतनी परफेक्ट नहीं है। आप खुद पकड़ सकते हो एक चीज को, कोई कोशिश करो पकड़ने की, इसमें क्या कमी है। कौन महानुभव है जो पकड़ सकते हैं इसमें कमी? आप ध्यान से देखोगे तो पकड़ लोगे। मैं हिंट दे देती हूँ, सुनो।
इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था चाहे लेफ्ट से राइट जाना मेरी पीरियोडिक टेबल में, चाहे ऊपर से नीचे जाना, एटॉमिक मास हमेशा क्या होगा, आपको बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। एटॉमिक मास हमेशा आपको कैसा मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। बोला था कि नहीं बोला था? अब मैं आपको दिखाती हूँ इनके पीरियोडिक टेबल की कमी। आओ यहाँ पर ध्यान से देखो 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 देखो, आओ यहाँ पे। जब मैं लेफ्ट से राइट आऊंगी तो इसका एटॉमिक मास कम, फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा, इसका इसका इससे ज्यादा, इसका इससे ज्यादा, इसका इससे ज्यादा। अब यहाँ फंस गया मामला कोबाल्ट और निकिल में। देखो बेटा किसमें फंस गया मामला, कोबाल्ट और निकिल में फंस रखा है। एक यहाँ पर भी फंस रखा है, देखो ऑस्मियम और ये वाला लेवोर्सियम वाला, इसका 192 है, इसका 194 है। फंस गया कि नहीं फंस गया, दिख रहे हो? पहला ये देखो जो मेन आया था कमी वो इसी में आई थी। कोबाल्ट का 58.9 है जबकि निकिल का 58.7 है। तो इसका कम है, इसका ज्यादा है। तो निकिल यहां होना चाहिए था, कोबाल्ट यहां होना चाहिए था। लेकिन मेंडलीव जी ने क्या कहा, इन्होंने रख दिया कोबाल्ट को पहले और निकिल को बाद में। तो बताओ अपनी बोली हुई बात में फंसे या नहीं फंसे? इन्होंने क्या बोला था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूंगा। खुद नहीं तो कहा कि मैं नहीं कोबाल्ट और निकिल को चेंज नहीं कर सकते। ऐसे कैसे चेंज कर दो, अगर तो बना के रिप्रेजेंट भी कर दी। ठीक है, तो सुनो, इन्होंने इनके हिसाब से निकिल पहला होना चाहिए था और कोबाल्ट बाद में होना चाहिए था। लेकिन खुद की बोली हुई बात में खुद ही फंस गए, पहले कोबाल्ट को रख दिया फिर निकिल को रख दिया। तो यहीं से इनकी पीरियोडिक टेबल फेल होना स्टार्ट हो गई। ये पहली कमी पकड़ी, उसके बाद देख लो ना आप नीचे, खुद देख लो कितनी सारी कमियां मिल जाएंगी। इसका 184 है, इसका 181 है। चलो ये तो सही था ना, हाँ 181, 84 और ये 94, ये वाला गलत है। देखो इसका प्लेटिनियम का कितना लिखेगा 195, इसका 194, इसका 192। तो ये 92 तो पहले आना चाहिए था ना, इससे ऑस्मियम से ये तो पहले आना चाहिए था ना। ऐसे करके फिर छोटी 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 और कमियां निकल गई। ठीक है, तो आप लिख लो पहला कमी इसका क्या निकला। खुद ने ही कहा कि मैं इस तरीके से अरेंज कर रहा हूं, खुद ही अपनी बोली हुई बात में फंस गए। ये लिखो डीमेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट का मतलब है कमियां। अब कमियां निकलने, ये तो चलो छोटी सी कमी थी, इसको तो आप अवॉइड भी कर दोगे कहीं ना कहीं। लेकिन जो मैं इसके बाद बढ़ाऊंगी ना उसको नहीं अवॉइड कर सकते थे, वो तो मेजर इश्यू था। वो क्या है थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा आपको। ठीक है, लिखिएगा पहला कौन सा, एक सेकेंड रुकना, मैं थोड़ा सा टाइम देख लूं। हाँ अभी तो टाइम है बहुत। इन्होंने पहले रखा कोबाल्ट को, फिर रखा निकिल को, और रखना किसको चाहिए था, पहले निकिल को, क्योंकि निकिल का होता है 58.7, इसका होता है 58.9, और यहां से ये फेल होना स्टार्ट हो गए। यहां से क्या, ये फेल होना स्टार्ट हो गए। सही लिखा ना अपन ने, बिल्कुल देख लेना, पहले कोबाल्ट लिखा इन्होंने फिर निकिल, तो सही तो एकदम सही लिखा। जबकि होना क्या चाहिए था, निकिल इधर कोबाल्ट इधर। ऐसे ही फिर धीरे धीरे और कमियां आने लग गई, लेकिन हमें मेन इसी को टारगेट किया गया था। तो ये हो गई इनकी पहली कमी पीरियोडिक टेबल की। अब जब जब आपने देखा होगा ऐसा होता भी है, जब किसी इंसान में, एक इंसान में कमियां निकालता है एक बंदा, आपके घर में ऐसा होता है ना कि आपको मम्मी डांट रही है, नहीं आज सुबह जल्दी नहीं उठता, उधर से आपकी बहन भी आ रही है 2-4 कमियां बता रही है, उधर से आपके पापा भी आ रहे हैं 2-4 कमियां, इसको तो मारो, 2 और मारो। उधर से पड़ोसी दादा भी आ रहा, दादी, मेरे पड़ोसी भी आके कह रहे हैं हाँ ये तो निकम्मा, ऐसे मारो। ऐसे बेचारे मेंडलीव जी के साथ आया हुआ, ठीक ऐसे ही हुआ। इनका क्या हुआ, मैंने गलत लिख दिया क्या, सही तो लिखा है यार, गलत क्या, आपने रॉन्ग राइटिंग। वाह यार नीरज क्या अंग्रेजी बोलते, हाँ क्या है, सही तो लिखा मैंने, पहले कोबाल्ट रख दिया फिर निकिल दी, तो गलती थी, मैंने गलत चीज लिखी है, मैंने गलत लिख दिया। कहाँ, पहले कोबाल्ट, अच्छा कोई एटॉमिक नंबर गलत लिख दिया क्या, ओफ ओ सॉरी सॉरी, बड़े समझदार हो यार तुम लोग तो। ये आएगा 9 और ये आएगा 7। ठीक है, ये सही कर लेना। ठीक है, अच्छा एटॉमिक वैल्यू गलत लिख दी थी मैंने। ठीक है, अब समझ में आ गया ना, मैं समझाना क्या चाह रही हूँ वो समझ में आ गया ना, बस बाकी सब छोड़ो, है ना। तो वही बात है। तो ये क्या हुआ, एक छोटी सी कमी निकली, जैसे आपकी मम्मी ने एक छोटी सी बात पे डांटा, लेकिन आगे बहुत सारे लोग
आगे बहुत सारे लोग इसकी तो ये भी कमी है, मारो मारो मारो, और ऐसे ही बेचारे मेंडलीव्स पर आगे बहुत सारे साइंटिस्ट, एक कमी मिल गई, अब तो देखो हम कितनी कमी निकालते हैं। और इन्होंने जो सबसे मेजर कमी निकाली, सबसे बड़ी डीमेरिट निकाला, वो निकाला इनकी पीरियोडिक टेबल में एक टर्म रखा गया आइसोटोप। कितने बच्चे आइसोटोप सब जानते हैं? सबसे बड़ी कमी इनकी पीरियोडिक टेबल, सबसे बड़ी कमी कौन सी निकली? तो एक शब्द लिख रही हूं मैं, कौन सा शब्द? आइसोटोप्स, हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में किसकी जगह नहीं रखी? आइसोटोप्स को कोई जगह ही नहीं दी। देयर आर नो डिटरमाइंड प्लेस फॉर द आइसोटोप्स, कोई जगह नहीं थी, आइसोटोप्स को कोई जगह नहीं दी, और यही इनकी सबसे बड़ी कमी निकल के आई। कैसे? अभी हम आपको समझाएंगे, तब समझ में आएगा, ठीक है। सबसे बड़ी कमी क्या थी कि इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं दी, किसके लिए? आइसोटोप्स के लिए, समस्थानिक के लिए। आप पहले जानते हैं ये आइसोटोप होती क्या है, फिर कैसे कमी आई वो बाद में समझेंगे, ठीक है। अब कुछ महानुभाव होंगे जो, भाई मुझे पता है 11वीं 12वीं क्लास में रट्टे लगा के आए होंगे, आइसोटोप्स, आइसो न्यूट्रॉन, आइसो, है ना, आइसो बार, इन सब के। भाई साहब ज्ञान है आपके पास, अपने पास रखिए, है ना। थोड़े उन बच्चों का ध्यान देते हैं, आपके छोटे भाई बहनों को जिनको बिल्कुल मालूम नहीं है कि आइसोटोप्स क्या होता है, तो जरा साइड में नोट डाल के लिख लीजिएगा चीज। हालांकि ये बात आपने पढ़ रखी होगी, 10th क्लास में भी तो था आइसोटोप, 10th तो सभी पास करके आए होंगे। आइसोटोप्स हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। आज आइसोटोप्स पढ़ा रही हूँ, आगे पढ़ाऊंगी आपको आइसो बार हो गया, आइसो न्यूट्रॉन हो गया, वो सारी बातें बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। सुनो, आइसोटोप्स समस्थानिक क्या होते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, और सॉरी जेड से। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। और जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड न्यूट्रल एटम में जब एटम उदासीन होगा तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा ये होता है परमाणु क्रमांक, हिंदी मीडियम वाले बच्चे गुस्सा ना हो जाए। दूसरा होता है एटॉमिक मास, जिसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। मैंने कहा था केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान एक ही बात होती है। ए और ए इज इक्वल टू सम ऑफ पी प्लस एन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ तो ए कहलाता है। हो गया, समझ में आ गया। अब सुनो क्या होता है आइसोटोप्स। कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें एटॉमिक नंबर तो क्या हो उसका? सेम हो। सेम का मतलब एक जैसा। कोई ऐसा एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक एक जैसा हो, उसका सेम हो, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो। एटॉमिक मास जो है वो क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग हो। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या हो? अलग अलग। कहने का मतलब क्या हो गया? मान लो एक एलिमेंट था, एग्जांपल दे रही हूं मैं, एक एलिमेंट था K नाम का, एक था M नाम का। इसका एटॉमिक नंबर भी एक है, इसका भी एटॉमिक नंबर एक है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग है। तो ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं आइसोटोप्स। एक बार फिर से सुनो, कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा, एक है तो एक, दो है तो दो, लेकिन उनका एटॉमिक मास अलग अलग है, डिफरेंट है, अलग अलग है, तो ऐसे एलिमेंट्स को आइसोटोप्स या समस्थानिक कहा जाता है। आइसोटोप्स या समस्थानिक कहा जाता है। जैसे एक एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो मान लो कोई एक एक्स नाम का एलिमेंट है, और इस X के पैरों में जो वैल्यू लिखी हुई होती है, कभी देखा होगा आपने, ऐसे देखा होगा कार्बन 612, क्या मतलब है 6 का, क्या मतलब है 12 का, कभी देखा होगा आपने। ऑक्सीजन 816 ऐसे लिखा हुआ देखा, कैल्शियम 2040 ऐसे लिखा हुआ।
ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? सुनो, ये कोई एक x नाम का एलिमेंट है, उसके पैरों में क्या होता है, उसके पैरों में होता है उसका z, और z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो उसके पैरों में जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ न्यूट्रल। X नाम का एलिमेंट है, उसके पैरों में Z लिखा हुआ होता है, और उसका सिर का ताज जो होता है, ताज ये वाला वैल्यू होता है, ये A होता है, और A का मतलब लिखा हुआ है एटॉमिक मास। तो किसी भी एलिमेंट के पैरों में जो लिखा होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर जो लिखा हुआ होता है ये वाला एटॉमिक मास है। ये क्या है? उसका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, और ये क्या है उसका? ये उसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। तो इसका मतलब आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका Z तो क्या है? सेम है, जबकि उनका A क्या है? डिफरेंट है। तो अगर एग्जाम में कभी आ गया कि व्हाट इज आइसोटोप, तो या तो ये डेफिनेशन मिलेगी आपको, या तो ये डेफिनेशन मिलेगी, या ये भी मिल सकती है, क्या पता। भाई ये भी तो सही है, परिभाषा तो ये भी सही हो रही है ना, कि उनका Z तो क्या है? सेम है, एटॉमिक मास तो उनका सेम है, नीचे वाला वैल्यू हमेशा बराबर है, ऊपर वाला वैल्यू A उनका वेरी कर रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स भी तो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। दो डेफिनेशन होगी समस्थानिकों की। अब तीसरी बता रही हूं, जो महानुभाव पढ़े लिखे समझ रहे थे ना अपने आप को कि हमने तो पढ़ के छोड़ रखे हैं, वो भी अटक जाएंगे यहाँ पे। पहला तो ये हो गया डेफिनेशन, दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा सुनो, क्या दिमाग लगाना थोड़ा सा, इस बार दिमाग लगाने वाली परिभाषा बनाएंगे हम। बेटा एटॉमिक नंबर, यहाँ इस चीज को मैं रफ ही कर देती हूँ पूरा, छोड़ दो इसको, भूल जाओ, जो तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसे हटा दो। अब सुनो, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। A क्या होता है? A होता है P प्लस N। अब मुझे एक बात बताओ, चलो E मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा, न्यूट्रल है या नहीं हम नहीं कह सकते। सुनो, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन की संख्या, एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो क्या मैं ये कह दूं कि आइसोटोप्स में प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? अलग अलग। जब ये न्यूट्रॉन अलग अलग जुड़े तभी तो उसका एटॉमिक मास अलग अलग हुआ। कह दूं? किसी को कोई प्रॉब्लम है? विजय यादव, क्या आप लोग क्लास में आते नहीं है क्या ढंग से? हाँ, कह दूं किसी को कोई प्रॉब्लम है? भाई यहाँ पर और यहाँ पर P तो इक्वल है ना, तो प्रोटॉन की संख्या तो क्या क्या होगी? बराबर होगी, सेम होगी। किसकी संख्या क्या कम हुआ होगा और क्या ज्यादा हुआ होगा कि उसका एटॉमिक मास ज्यादा आ गया, कम आ गया? तो याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो मैं आइसोटोप्स की तीसरी डेफिनेशन लिख रही हूं, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें प्रोटॉन तो क्या रहे? सेम रहे, प्रोटॉन की संख्या तो एक जैसी रहे, लेकिन उनके न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो उनको भी क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। बताओ, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक की क्लास में? प्लीज। तो अब आपसे एग्जाम में कभी पूछ लिया, आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया, विजय यादव, कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज आइसोटोप, तो या तो हमें ये परिभाषा मिलेगी, ये तो बहुत ही आसान सी है, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास अलग अलग हो, या ये मिलेगा कि जिनका Z सेम हो, A अलग अलग हो। थोड़ा सा और ऊपर बनेगा तो वो ये कहेगा आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो सेम होती है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। अब कोई भी आ जाए, आप लोग अटकोगे क्या? मुझे नहीं लगता आप लोग अटकोगे। इलेक्ट्रॉन बाद में बताएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते कैसे मैं सब बताऊंगी, सब बताऊंगी। अभी जितना बता रही हूँ सिर्फ उतना सुनते जाओ, आंख बंद करके। हो गया आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स की लैंग्वेज समझ में आ गई। हम क्यों पढ़ रहे थे आइसोटोप, बताना जरा। क्योंकि मैम मेंडलीव जी ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या निकल के आई थी? उन्होंने किन के लिए जगह नहीं छोड़ी थी? उन्होंने आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं छोड़ी थी, और ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी हुई। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना, तो आइसोटोप्स मैंने बता दिया ये। अब थोड़ा सा और बताती हूँ, मैं वैसे नहीं समझ में आया, कोई एग्जाम्पल सा दूं। अभी देती हूँ मैं आपको एग्जाम्पल।
जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एग्जाम्पल देती हूं मैं आइसोटोप्स के। हाइड्रोजन का सिंबल H। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, लिख दीजिएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। जो पहला होता है उसे ऐसे लिखते हैं 1H1। अब आप लोग बताओगे मुझे इसमें प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है। इसका नाम रख दिया गया प्रोटियम। हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है उसका नाम रखा गया प्रोटियम। दूसरा है 1H2, इसका नाम रखा गया ड्यूटीरियम। और इसी की जब रिएक्शन करवा देते हैं एयर से तो हैवी वाटर बन जाता है। आगे पढ़ाया जाएगा आपको। तीसरा होता है 1H3 और इसका नाम है ट्रीटियम। ट्राइटेरियम मत कर देना, टाइटेनियम भी मत कर देना, ट्रीटियम। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। मैं आपसे पूछूंगी इनका डायग्राम कैसे बनेगा, आप लोग बताओगे मुझे। अब बेटा ये बताओ, इसको मैंने लिखा 1H1, इसे लिखा 1H2, इसे लिखा 1H3। ये इस हाइड्रोजन के पैरों में है, ये क्या होता है? पांव में होता है Z। और Z को क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक नंबर। अब बताऊं क्या? अब तो याद हो गया होगा। और Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सही लिख रही हूं मैं, गलत तो नहीं लिख रहा, ठीक है। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मतलब इस प्रोटियम में प्रोटॉन कितना है? 1 है। अब इधर ये एक भी क्या है? इसका Z है और Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये भी क्या है? इसका Z है और नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देख लो ना, इन तीनों में प्रोटॉन की संख्या सेम है, इन तीनों का Z सेम है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन ये ऊपर वाला वैल्यू क्या है? A। और A कब बनता है? जब प्रोटॉन जुड़ता है न्यूट्रॉन के साथ। बता चुकी हूं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ जुड़ता है तो उसे A बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। अब बेटा उसका एटॉमिक मास 1 ही है और 1 ही प्रोटॉन है, इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितने रहे होंगे? 0। भाई 1 में कितना जोड़ूं कि 1 ही आ जाएगा? 0 जोड़ूंगी तो 1 ही आएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब जो 1H1 होता है, इस 1H1 में प्रोटॉन की संख्या 1 है और आप बताओगे बेटा न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। तभी तो ऊपर 1 लिखा गया। इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो प्रोटियम को इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे। बस इकलौता प्रोटॉन दिखा दो। न्यूट्रॉन लिखना है 0 लिख दो या ऐसे लिख दो P1। होता ही नहीं है इसमें न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं कर रहे क्योंकि वो तो न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब आओ दूसरे में, दूसरा ड्यूटेरियम में। 1 तो इसका बराबर है। अब इसका एटॉमिक मास 2 लिखा हुआ है। इस 2 में क्या क्या है? P+N है। तो 1 तो इसका प्रोटॉन हो गया और 1 में कितना और जोड़ूं कि 2 आ जाए? तो 1 ही और जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ड्यूटेरियम में प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 1। ये लो। तो इसे कैसे बनाओगे? इसे ऐसे बना दोगे कि इसमें 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। अब तीसरा बनाओ, कैसे बनाओगे? एटॉमिक नंबर 1 है, ऊपर वाला 3 है, 3 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन तो 1 हो गया, तो 1 में कितना जोड़ूं कि 3 आ जाए? तो 2। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। तो किस तरीके से डायग्राम बनेगा इसका? किस तरीके से डायग्राम बनेगा इसका? इस तरीके से, प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2। अब कभी कभी क्या होते हैं, बुक्स वाले इसको बना देते हैं इस तरीके से, देखना ऐसे देखना, एक प्रोटॉन है, दूसरे का पता कैसे बनाते हैं? ऐसे एक प्रोटॉन बना दिया और 1 न्यूट्रॉन बना दिया। आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रोटॉन दिखा रखा है, ये न्यूट्रॉन दिखा रखा है। फिर इसमें ये 2 दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो कहना यही चाह रहा है। अब आप ध्यान से देखो, बात तो वही निकल के आ रही ना कि भाई साहब इन सब का क्या है? Z तो सेम है, Z सेम है, लेकिन इन सबका A क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब ये आइसोटोप्स है। किसके? तो सिंबल किसका लिखा हुआ है? H। तो किसके आइसोटोप्स है? हाइड्रोजन के। कितने? 3। या मैं एक डेफिनेशन और क्या लिखूं? इन तीनों में प्रोटॉन की संख्या तो 1 है, देखो 1 1 1। न्यूट्रॉन की संख्या क्या? 1 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? डिफरेंट। तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोटोप कहलाएंगे। सारी डेफिनेशन को हमने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है।
समझ में आ गई मेरी बात? तो ये होते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। ठीक है, ये होते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। अब बेटा याद रखिएगा, अब आप लोग मुझे बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना जा रही हूं, वो कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है जिसमें P इज इक्वल टू ए, सॉरी, वो कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है जिसमें Z इज इक्वल टू ए? बताओ, Z इज इक्वल टू ए, आप लोग बताओगे मुझे? बताओ। देखो हमारा स्टूडियो तोड़ दिया मास्टरों ने। ये मास्टर भी ना साउंड प्रूफिंग में लाखों रुपए लगाए, लात रख के तोड़ दिए उसे। हाँ जी बताओ, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है, सीडीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप्स है जिसमें Z इज इक्वल टू ए हो सकता है? तो देखो ना, ये इसका Z भी 1 है, इसका A भी 1 है। इसे कैसे लिखा? 1H1। तो ये इसका Z है, ये इसका A है। तो याद रखिएगा प्रोटियम ऐसा आइसोटोप्स होता है जिसका Z इज इक्वल टू ए, और ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के केस में वैलिड है, सिर्फ इस पीरियोडिक टेबल में। इसको छोड़ दो, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें भी देख लो, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वैलिड है Z इज इक्वल टू ए। इसके अलावा हमेशा A इज ग्रेटर देन ऑलवेज टू Z। A हमेशा बड़ा होगा Z से। ऑब्वियस सी बात है, Z में इकलौता प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ये तो बड़ा ही होगा ना ये तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, तो आपको वहां पर यस करना था। ये पॉसिबल है, और सिर्फ किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। और कौन से आइसोटोप्स पूछ ले? तो प्रोटियम के लिए। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में 117 एलिमेंट है, इन सब का ए हमेशा बड़ा होगा किससे? Z से। मतलब एटॉमिक मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू एटॉमिक नंबर। परमाणु द्रव्यमान हमेशा परमाणु क्रमांक से बड़ा होता है। बस इतनी बात अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे लगता है आगे चलकर आपके लिए चीजें बहुत आसान होने वाली हैं बेटा। कुमार सत्यम जी, थैंक यू वेरी मच, आपको हमारे समझाने का तरीका समझ में आया। अब मैम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कैसे कमी निकली, उसके लिए मैं एक समय के बाधित हो चुकी हूँ। देख रहा मेरी हिंदी कैसी हो गई, समय की बाधित हूँ, तो वो मैं कल पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो गया है। ये मैं आपको कल पढ़ाया जाएगा। अब बताओ किसी को दिक्कत है? पहले बताओ, यहाँ तक पढ़ाने में कोई दिक्कत है क्या? आइसोटोप्स तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी टाइप की तो मुझसे आज पूछ लो, कल पूछोगे तो नहीं बताऊंगी। राजेश, पहले आप ढंग से बात करो, ठीक है? टीचर को रही है ऐसे नहीं बोला जाता है, ठीक है? मैं टीचर हूं तुम्हारी। हमारे स्कूल में कोई बोल देता ना हमारी मैडम को, वो तक चांटा मार चुकी होती। रिप्लाई नहीं कर रही है, कर रहे हो, ठीक है? थोड़ा सा रेस्पेक्ट से बात कर रहे हो टीचर से, कर रहे हो। आज सुबह एक बच्चा कमेंट कर रहा था, उल्लू बना रही है। मैंने कहा यार कैसे बच्चों को पढ़ाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी। ठीक है, चलो फिर अब कल पढ़ेंगे हम इससे आगे। और अभी तक तो सिर्फ बताऊं, हलवा बनाने की तैयारी हो रही है। अपने पानी गर्म कर लिया, चीनी की चाशनी बनानी, आटा भूंद लिया, अब कल से हलवा बनना स्टार्ट होगा। अभी तक तो हम सिर्फ इसके इर्द गिर्द का पढ़ रहे थे, कल से स्टार्ट होगी हमारी ये मेन खेल। ये है हमारा मेन। तो आए नहीं ना अभी इस पर तो आए ही नहीं है अभी, ठीक है? चलो